हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। एक बार फिर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गया था। आपको सारे वीडियोस वही मिलेंगे और उससे बेहतर मिलेंगे। किसी भी क्वेरी के लिए 9411881488 पर किसी भी समय जब आप चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। तो आप जानते हैं कि जो 1800 में इनका प्रीफेस का सेकंड पब्लिकेशन आया था, उस पब्लिकेशन में इन्होंने प्रीफेस लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इस वीडियो को हमने या इन जो नोट्स बनाए हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़कर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। तो कहने का मतलब है ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप भी जानते हैं कि प्रीफेस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस पूछी जाती हैं पोइट्री की, और इन्होंने क्या क्या इसमें पढ़ाया है वो हम पढ़ेंगे। देखिए लैंग्वेज ऑफ पोइट्री क्या होनी चाहिए। देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज ऑफ प्रोज और पोइट्री। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर इन्होंने बात की है। पोइट क्या है, क्या उसका एटीट्यूड होना चाहिए, उसको कितनी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर उन्होंने डेफिनेशंस ऑफ पोइट्री दी हैं। कुल मिला के 23 पेज का ये प्रीफेस है जिसको पढ़कर ये टेक्स्ट तैयार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट फर्स्ट है, इन द फर्स्ट एडिशन 1798 of lyrical ballads, William Wordsworth gave a brief note called Advertisement, introducing poems, experiment in the use of conversational language of poetic pleasure। आप जानते हैं कि 1798 में लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट पब्लिकेशन आता है, जिसमें 19 पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा और 4 पोइम एस.टी. कॉलिंस के द्वारा लिखी जाती हैं। जब ये पब्लिकेशन आता है तो वहाँ पर एक ब्रीफ नोट्स लिखा हुआ आता है, वो है एक्सपेरिमेंट इन द यूज ऑफ कन्वर्सेशन लैंग्वेज फॉर पोइटिक प्लेजर। और इस ब्रीफ नोट्स को इन्होंने एडवर्टीजमेंट का नाम दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि फर्स्ट पब्लिकेशन में इन्होंने प्रीफेस तो दिया नहीं था, बल्कि एक ब्रीफ नोट्स दिया था। तो उस ब्रीफ नोट को क्या कहते हैं, तो उसका नाम आएगा एडवर्टीजमेंट। अगला पॉइंट है, और इसी ब्रीफ नोट को रिप्लेस करके 1800 में जो दूसरा पब्लिकेशन आया, तो इस एडवर्टीजमेंट को रिप्लेस किया और प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। दूसरा पॉइंट है, रिप्लेसिंग द ब्रीफ नोट, जिसको एडवर्टीजमेंट कहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ रोट प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स टू द सेकेंड एडिशन 1800 ऑफ लिरिकल बैलेड्स। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है, एस.टी. कॉलिंस सजेस्टेड राइटिंग द प्रीफेस, ही हिमसेल्फ वांटेड टू राइट इट। तो प्रीफेस लिखने का सजेशन जो दिया था वो एस.टी. कॉलिंस ने दिया था। ये भी प्रश्न बन सकता है कि हु सजेस्ट टू राइट प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। ऑप्शन में डोरिथी आ सकता है, मैरी हचिंसन आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो किसने दिया? एस.टी. कॉलिंस ने, जबकि एस.टी. कॉलिंस स्वयं इसका प्रीफेस लिखना चाहते थे। फोर्थ पॉइंट है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स इज ए क्रिटिकल वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के क्रिटिकल वर्क के रूप में बात आती है तो आपका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स है, और उन्होंने नहीं लिखा है कहीं भी। Wordsworth, through this literary criticism, demolished the artificial and restricted form of the 18th century and opened new vistas। आप जानते हैं कि रीस्टोरेशन पीरियड के बाद आपका 18th सेंचुरी आती है, और इसमें पोप, आपके डॉक्टर जॉनसन और बहुत सारे राइटर्स होते हैं। इन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज को अपनाया। इन्होंने
आपके ब्लैंक वर्स थे, हीरोइक कपलेट थे, यानी कि जो क्लासिकल लैंग्वेज थी उसको अपनाया। तो इनकी जो लैंग्वेज हो गई थी 18th सेंचुरी की, वो आर्टिफिशियल हो गई थी। तो इसी आर्टिफिशियल और रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म जो लैंग्वेज थी उसको इन्होंने डिमोलिश्ड किया, उसको समाप्त कर दिया, उसको विध्वंस कर दिया। एंड ओपन ए न्यू विस्टास, और एक नया खाका तैयार किया, एक नई संरचना प्राप्त की। तो उसी संरचना का जो विस्टास का नाम है वही तो रोमांटिक एज है। तो इन्होंने यहां से रोमांटिक एज की शुरुआत करी। अगला पॉइंट है, अब अलेक्जेंडर पोप क्या कहते थे? लर्न हैंस फॉर एंशियंट रूल्स जस्ट एस्टीम। ये अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं कि जो एंशियंट रूल्स हैं उनको एक एस्टीम की तरह, सम्मान की तरह पढ़िए, आदर के साथ पढ़िए। टू कॉपी नेचर इज टू कॉपी देम। इनके प्रकृति को कॉपी करना, यानी कि उनके स्वभाव को कॉपी करना, उनको कॉपी करना है। तो ये अलेक्जेंडर पोप जो हैं एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में वैल्यू देते हैं क्लासिकल फॉर्म को, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस क्लासिकल फॉर्म को डिमोलिश्ड किया, उस आर्टिफिशियल फॉर्म को डिमोलिश्ड किया एंड एस्टैब्लिश्ड न्यू रूल्स और रोमांटिसिज्म को एस्टैब्लिश किया। तो यही कारण है कि जो आपका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है वो मैनिफेस्टो माना जाता है रोमांटिक एज का। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ लिटरेरी जो लिरिकल बैलेट्स है उसका क्या है? तो देखिए, जो कहते हो तैयार किया है, उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आ रहा होगा। आई प्रपोज टू माई सेल्फ इन दीज पोइम्स टू चूज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस फ्रॉम कॉमन लाइफ। कि मेरा जो उद्देश्य है इन पोइम को लिखने का, जो बैलेट्स लिखने का, वो है उन घटनाओं को, उन स्थितियों को जो आम जीवन की हैं, यानी कि लोग आम जीवन में जिन घटनाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं, उनका आम जीवन की जो लाइफ होती है, उस कॉमन लाइफ को मैंने इनमें लिया है। एंड टू रिलेट, टू डिस्क्राइब देम थ्रू आउट एज फार एज वॉज पॉसिबल इन सेलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज बाई मैन। और जहाँ तक संभव हो सका कि जो एक्चुअल में कॉमन लोगों की लैंग्वेज यूज की जाती है, उनके कन्वर्सेशन में यूज की जाती है, उसी लैंग्वेज को यूज करने का प्रयास किया गया है। एंड एट द सेम टाइम टू थ्रो दैम अ सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन, और उसी समय उन पर इमेजिनेशन का एक कलरिंग भी फेंका है। यानी कि लैंग्वेज तो उनकी ज्यों को तिली है, लेकिन उन पर कल्पना की चीज़ें डाली गई हैं। क्यों डाली गई हैं? वेयर बाई द ऑर्डनरी थिंग्स शुड प्रेजेंटेड टू द माइंड इन अनयूजुअल वे, ताकि जो सामान्य चीज़ें हैं उनको भी अनयूजुअल तरीके से यूज किया जा सके। तो यही कारण है कि उन्होंने कॉमन लैंग्वेज को प्रयोग किया है। फिर उन्होंने कहा है लो एंड रस्टिक लाइफ वॉज जनरली चूजन। सामान्य तौर पर आपका जो देहाती जीवन है, निम्न जीवन है, उसको चुना गया है। क्यों कहते हैं ऐसा? इन्होंने क्यों किया है भाई? उन्होंने कॉमन लैंग्वेज को चुना है, लोगों की रियल लैंग्वेज को चुना है, जो वास्तव में बोलते हैं। क्यों चुना है? तो उसके लिए कहते हैं ही सेज बिकॉज इन दैट कंडीशन द एसेंशियल पैशन ऑफ द हार्ट फाइंड अ बेटर सोल इन विच दे कैन अटेंड मैच्योरिटी। तो कह रहा ऐसी स्थिति में जो हमारा हृदय है वो अच्छी तरह सोच पाता है, क्योंकि आम लोगों की लैंग्वेज जो है उसमें अच्छी तरह सोचा जा सकता है। अब एक फॉर्मल लैंग्वेज बोलेंगे तो उसमें अपने विचारों का जो एक्सप्लेन है, विचारों का डिस्क्रिप्शन है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो यही कारण है विच दे कैन मैच्योरिटी। तो यही जो अंदर के विचार हैं वो विचार मैच्योरिटी प्राप्त करते हैं, परिपक्वता प्राप्त करते हैं। फिर अगला पॉइंट कहते हैं इन दैट कंडीशन ऑन लाइफ आवर एलिमेंट्री फीलिंग को एग्जिस्ट ऑफ ग्रेटर सिंप्लिसिटी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी हमारी जो प्राथमिक भावनाएं होती हैं,
इन्होंने अभी बाद में डेफिनेशन दी है कि कैसे पोइट्री का जो है विकास होता है, कैसे पोइट्री बनती है, बाद में दी है डेफिनेशन उन्होंने। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि इन दैट कंडीशन, किस कंडीशन, जब हम कॉमन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और कॉमन लैंग्वेज में जो है हमारी जो आत्मिक विचार हैं उनको आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कह रहे हैं इन दैट कंडीशन ऑफ लाइफ आवर एलिमेंट्री फीलिंग्स को एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ ग्रेटर सिंप्लिसिटी, कि हमारी जो सहयोगी भावनाएं होती हैं वो काफ़ी साधारण तरह से आपस में जुड़ जाती हैं। एंड कंसिक्वेंटली, और इसका परिणाम ये होता है, मे बी मोर एक्यूरेटली कंटेम्पलेटेड, तो उनको काफ़ी सटीक तरह से उन पर विचार किया जाता है। पहले प्राथमिक भावनाएं आई और प्राथमिक भावनाएं काफ़ी सरल तरीके से उनको प्रस्तुत किया गया और उनको काफ़ी विचार मग्न या चिंतन किया जाता है। फिर अगले कह रहे हैं द लैंग्वेज टू ऑफ दीज मैन इज एडॉप्टेड। इन लैंग्वेज को क्यों चुना, क्योंकि द लैंग्वेज टू ऑफ दीज मैन इज एडॉप्टेड यानी कि प्यूरिफाइड इंडीड, बिकॉज सच मैन आवरली कम्युनिकेट विद द बेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द बेस्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज इज ओरिजिनली ड्राइव्ड। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये जिस भाषा को ग्रहण करते हैं वो काफ़ी प्यूरिफाइड होती है। क्यों प्यूरिफाइड होती है, बिकॉज ऐसे लोग घंटों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं विद बेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द बेस्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। तो वे अपने बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए अपने जीवन के अच्छे पार्ट में इस भाषा का यूज करते हैं, इज ओरिजिनली डिराइव्ड। तो वहीं से ये भावना जो है, भाषा जो है ली गई है। तो इन्होंने 2-3 कारण बताए कि हमने इस कॉमन लैंग्वेज का, जो रस्टिक लैंग्वेज का क्यों यूज किया। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये है, वर्ड्सवर्थ रिजेक्टेड पर्सोनिफाइड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने पर्सोनिफिकेशन का रिजेक्शन किया और क्यों किया। क्यों, आई हैव प्रपोज टू माई सेल्फ टू इमिटिएट एज फार एज इज पॉसिबल टू एडॉप्ट द वेरी लैंग्वेज ऑफ मैन। बोले जहाँ तक संभव हो सका मैंने लोगों की जो लैंग्वेज है, जो वो वास्तव में बोलते हैं, उसी को इमिटेट करने की कोशिश की है। एंड एश्योर्डली सच personifications do not make any natural or regular part of the language। बोले अगर हम इसी लैंग्वेज में पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं तो जो उनकी नेचुरल लैंग्वेज है, जो रेगुलर पार्ट है उनकी लैंग्वेज का, वो नहीं बचेगा। तो यही कारण है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने पर्सोनिफिकेशन आइडिया का जो है रिजेक्ट कर दिया। But it has necessarily cut me off from large portion of phrase and figure of speech। बोले यही कारण है कि मैंने उनकी लैंग्वेज डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो उन कॉमन लोगों की लैंग्वेज कॉमन बनी रहे। तो यही कारण है कि इससे मुझे घाटा हुआ है, मैंने फ्रेज और जो फिगर ऑफ स्पीच है उनको भी कट ऑफ करना पड़ा। तो यही कारण है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज बहुत ज़्यादा नहीं किया है। विच फ्रॉम फादर टू सन हैव लॉन्ग बीन रिगार्डेड एज द कॉमन इनहेरिटेंस ऑफ पोइट। तो कह रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच तो ऐसे आती है एक कवि से दूसरे कवि के प्रति, जैसे एक पिता से उसके पुत्र में आती है। तो जिस प्रकार एक पिता की लैंग्वेज उसके पुत्र में इनहेरिटेंस में विकसित होती है, उसी प्रकार जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है वो एक कवि से दूसरी कवि में स्वाभाविक रूप से आती है। फिर भी इन्होंने जो है इस फिगरेटिव लैंग्वेज को कट ऑफ किया है। फिर कह रहे हैं यहाँ पर जो पॉइंट है, लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री सिमिलर। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रोज की और पोइट्री की लैंग्वेज को एक मानते हैं, जबकि एसटी कॉलेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ को इसी बात पर बायोग्राफी लिटरेरिया में क्रिटिसाइज किया है। वो अलग मानते हैं भाई,
एसटी कॉलेज प्रोज की लैंग्वेज और पोइट्री की लैंग्वेज को सेपरेट मानते हैं और ये दोनों लैंग्वेज को एक मानते हैं। तो इसके पीछे कारण देते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके सोनेट का एग्जाम्पल लिया है। तो इन्होंने टॉमस ग्रे के सोनेट का एग्जाम्पल लिया है टू प्रूव दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। पहला पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ कोट्स द सोनेट ऑफ टॉमस ग्रे। सोनेट का नाम है सोनेट ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड बेस्ट टू शो दैट द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहां क्या कहते हैं, आई डू नॉट डाउट दैट इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट देयर नाइदर इज nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition। तो कह रहे हैं प्रोज की और जो मीट्रिकल कंपोजिशन है उसके लैंग्वेज में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं हो सकता। ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं। वी आर फाउंड ऑफ ट्रेसिंग, बोले हमारे एक शौकीन रहते हैं ऑफ ट्रेसिंग द रिजेम्बलेंस बिटवीन पोइट्री एंड पेंटिंग। हम इस बात का शौक रखते हैं कि पेंटिंग और जो कविता है उनके बीच में एक समानता होती है। एंड अकॉर्डिंगली वी कॉल देम सिस्टर्स। यही कारण है कि हम पेंटिंग को और पोइट्री को सिस्टर कहते हैं। ये बात इन्होंने अपने प्रीफेस में कही है। फिर अगले बताते हैं व्हाट इज पोइट। पोइट क्या है, तो पोइट की वो क्वालिटी बताते हैं। आई आस्क व्हाट इज मीन्ड बाई वर्ड पोइट। मैं पूछता हूं कि पोइट शब्द का क्या अर्थ है। व्हाट इज अ पोइट, कवि है क्या। तब वो बताते हैं टू whom डज ही एड्रेस हिमसेल्फ, जिसको वह स्वयं संबोधित करते हैं। एंड व्हाट लैंग्वेज इज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, और उससे कौन सी लैंग्वेज की आशा की जाती है। तो 3 प्रश्न पूछे हैं उन्होंने। एक प्रश्न पूछा है व्हाट इज अ पोइट, या पोइट शब्द का अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न किया है टू whom डज ही एड्रेस हिमसेल्फ, कवि स्वयं किसको संबोधित करता है। इन्होंने थर्ड जो क्वेश्चन पूछा है एंड व्हाट लैंग्वेज इज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, और एक कवि से कौन सी लैंग्वेज की आशा की जाती है। 3 प्रश्न हो गए और इन 3 प्रश्नों के जवाब में वो लिखते हैं ही इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। कवि कौन है, कवि वो है मैन स्पीकिंग टू मैन, कवि एक व्यक्ति है जो व्यक्तियों से बात करता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका, लाइन जवाब की कवि क्या है, तो उसका जवाब है ही इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। दूसरा वो जवाब देते हैं हु हैज ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। कवि को मानवीय स्वभाव की एक बहुत बड़ी ज्ञान होता है, मानवीय स्वभाव का बहुत अच्छे जानकार होता है। एंड मोर कंप्रिहेंसिव सोल, और उसकी आत्मा, कवि की आत्मा जो है बहुत विकसित होती है। देन आर सपोज टू बी कॉमन अमॉन्ग मैनकाइंड, जो आम लोगों में उम्मीद की जाती है, तो उसकी आत्मा उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। तीसरे वो कवि को गुण बताते हैं ही कंसीडर्स मैन एंड नेचर एज एसेंशियल एडेप्टेड टू ईच अदर। कवि मानता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के प्रति अनिवार्य रूप से अनुकूल हैं। ऐसा नहीं है कि कवि की मनुष्य और नेचर अलग अलग हैं। मनुष्य और नेचर को कवि एक ही मानता है और ये मान के चलता है कि कवि और जो नेचर है वो एक दूसरे से अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं, अनुकूल हैं। एंड द माइंड ऑफ मैन एज नेचरली द मिरर ऑफ द फेरेस्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वालिटीज ऑफ नेचर। और मनुष्य का जो मन है वो नेचुरल रूप से, यानी कि स्वाभाविक तौर से प्रकृति का सबसे अच्छा और सबसे मज़ेदार क्या है, दर्पण है, मिरर है। तो क्या समझ में आया,
ये समझ में आया कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के अनुकूल हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मनुष्य का जो मन है वो प्रकृति का एक प्रकार का दर्पण है। अगली वो क्वालिटी बताते हैं कवि की, एम्फेटिकली मे इट बी सेड द पोइट एज शेक्सपियर हैथ सेड ऑफ मैन दैट ही लुक्स बिफोर एंड आफ्टर। वो कहते हैं कि अगर एम्फेटिकली कहा जाए तो जो इट मे बी सेड टू द पोइट, यानी कि विश्वास रूप से या सशक्त रूप से कवि के बारे में ये कहा जा सकता है, एज शेक्सपियर हैड सेड ऑफ मैन, जैसा कि शेक्सपियर ने मनुष्य के रूप में कहा है। क्या कहा है? ही लुक्स बिफोर एंड आफ्टर, कि मनुष्य जो है पहले और बाद दोनों तरफ देखता है, यानी आगा पीछा देखता है। ही इज द रॉक ऑफ डिफेंस ऑफ ह्यूमन नेचर, कवि जो है वो ह्यूमन नेचर का, मानवीय स्वभाव का एक चट्टान है, उसके मानवीय स्वभाव की रक्षा करने वाली चट्टान है। कह रहे हैं कि कवि जो है मानवीय स्वभाव की रक्षा करता है, ये कवि का गुण है। फिर कहते हैं द पोइट थिंक्स एंड फील्स इन द स्पिरिट ऑफ पैशन ऑफ मैन, कि कवि मनुष्यों की भावना के बारे में सोचता है और मनुष्य की भावना को महसूस करता है। लास्ट में कह रहे हैं बट पोइट डू नॉट राइट फॉर पोइट्स अलोन बट फॉर मैन, कवि वो नहीं है कि केवल कवियों के लिए लिखे, उसको कवि पढ़े, कवि वो होता है जो मनुष्य के लिए लिखता है। तो ये बात उन्होंने कवियों के बारे में बताई है। तो नेचुरल है कि आप भी जानते हैं कि इनमें से किसी भी पॉइंट को आपसे पूछा जा सकता है। पहले तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा ही जाता है, ठीक है। बाकी हमने जो का तो तैयार किया था, तो इसलिए उनकी जो इन्होंने कवि की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई वो हमने ले ली। फिर उन्हें बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की। क्या दी है? पोइट्री इज, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पोइट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, कि कब पोइट्री जो है सभी ज्ञान की एक श्वास है और अच्छी आत्मा है। इट इज द इम्पेशेंट एक्सप्रेशन, कविता जो है एक पोइट्री जो है इम्पेशेंट एक्सप्रेशन है, यानी कि आवेगहीन अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं कि अचानक निकल गई, आवेग में निकल गई, बल्कि आवेगहीन यानी कि बिल्कुल सोची समझी एक्सप्रेशन है, विच इन द काउंटेंस ऑफ ऑल साइंस, जो कि सभी प्रकार के विज्ञानों की एक मुखाकृति है। काउंटेंस माने मुख आकृति, यानी कि रूप है। तो क्या इसमें डेफिनेशन समझ में आया कि पोइट्री जो है एक ब्रेथ और फाइन स्पिरिट है सभी प्रकार के नॉलेज की, और ये पोइट्री जो है इम्पेशेंट एक्सप्रेशन है, यानी कि भाव आवेगहीन अभिव्यक्ति है, आवेग से नहीं निकलती, बल्कि जो है काफ़ी ट्रैंक्विलिटी में, यानी कि काफ़ी शांति से निकलती है। और पोइट्री जो है सभी प्रकार के विज्ञान की एक रूप होती है। अगली जो डेफिनेशन दे रहे हैं, ये बहुत सारी डेफिनेशन जो उन्होंने दी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और विभिन्न प्रकार से पूछी जाती हैं। पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, यानी कि सभी ज्ञान का पहला और अंत, यानी कि आदि और अंत है सभी प्रकार के ज्ञान का। इट इज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन, जिस प्रकार मनुष्य का हृदय इमोर्टल होता है उसी प्रकार पोइट्री भी इमोर्टल है। पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, पोइट्री मनुष्य और नेचर की इमेज है, यह भी इन्होंने कहा है। फिर कहा है पोइट्री सेड नो टीयर्स, ऐसा नहीं कि पोइट्री में आंसू निकलते हैं, पोइट्री सेड नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप, एंजल जिस प्रकार रोते हैं, तो आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा है हमने भी, कि एंजल जब रोते हैं तो उनकी आंखों से सामने की ओर आंसू धार बांध के निकलते हैं। तो कह रहे हैं पोइट्री सेड्स नो टीयर सच एज एंजल वीप, पोइट्री देवदूतों की तरह आंसू नहीं बहाती, बट नेचुरल एज
एंड ह्यूमन टीयर, बल्कि पोइट्री स्वाभाविक आंसुओं की तरह होती है। जिस प्रकार स्वाभाविक मनुष्य के आंसू उनके गालों से होकर लुढ़कते हैं, उसी प्रकार पोइट्री भी स्वाभाविक रूप से आती है। फिर उन्होंने पोइट्री की डेफिनेशन दी, और फेमस डेफिनेशन है जिस कि पोइट्री किस प्रकार मनुष्य के हृदय में डेवलप होती है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी कि पावरफुल फीलिंग्स का एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, स्वच्छंद बहाव होता है मनुष्य के हृदय में। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, और जो पोइट्री की ओरिजिन होती है वो इमोशंस, उन इमोशंस से होती है जो शांति के समय इकट्ठी होती हैं। ऐसा नहीं कि अभी ऊपर बात की थी कि जो आवेग में हो जाए, आवेग नहीं, आवेगहीन होती हैं, यानी कि इम्पैशन्ड होती हैं। तो इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये उन भावनाओं से उत्पन्न होती हैं जो शांति के समय इकट्ठी होती हैं। द इमोशंस इज कंटेम्पलेटेड, फिर उन इमोशंस पर विचार किया जाता है। टिल बाय ए स्पेसिस ऑफ रिएक्शन ट्रैंक्विलिटी ग्रेजुअली डिसअपियर, तो जिस प्रकार हमने शांति में जो स्पेसिस को प्राप्त किया था वो धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। एंड इमोशंस किंडर्ड टू ऑल विच वॉज बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन, और जो भावनाएं उन चिंतन से पहले थीं इज ग्रेजुअली प्रोड्यूस एंड डज इटसेल्फ एक्चुअली एग्जिस्ट इन माइंड, तो जो भावनाएं पहले थीं, यानी कि कविता को रचने से पहले उन कविताओं को हमने विचार की, उन विचारों को हमने मनन किया, उन विचारों के मनन के बाद जो अनर्गल चीज़ें थीं वो गायब हो गई, और उसके बाद जो बचा वो कविता बची। तो इन्होंने क्या बताया, क्रिएशन ऑफ पोइट्री में स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, फिर ट्रैंक्विलिटी में उनका रिकलेक्शन होता है, फिर उनको सोचा जाता है, फिर उनको एक्सप्रेशन इन पोइट्री में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार इन्होंने पोइट्री को डेवलप किया। अब बताते हैं व्हाई हैव आई रिटन इन वर्स, व्हाई हैव आई चूजिंग सब्जेक्ट फ्रॉम कॉमन लाइफ, इसका जवाब देते हैं। दैट ऑफ टू डिस्क्रिप्शन either of passions, manner or character, each of them equally well executed, that one in prose and the other in verse. The verse will be read 100 times where the prose is read 1. तो ये कह रहे हैं, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि मैंने कविता में ही लिखना क्यों सोचा, यानी वर्स में लिखना क्यों तय किया, जबकि मैं प्रोज भी लिख सकता था, प्रोज नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि प्रोज को एक बार पढ़ा जाता है और पोइट्री को 100 टाइम्स पढ़ा जाता है। और दूसरी बात कर रहे हैं, एंड एंडेवर्ड टू ब्रिंग माई लैंग्वेज नियर टू द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, और इसका जो मैंने प्रयास किया है अपनी लैंग्वेज को उस तरह व्यक्त करने का ताकि मैं जो लोगों की रियल लैंग्वेज है उसको हम दर्शा सकें। अगले जो नोट्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स इज एन अनऑफिशियल मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, ये तो पढ़ चुके हैं। और एसटी कॉलेज पहले क्रिटिक थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विलियम एसटी कॉलेज पहले पोइट थे जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की लैंग्वेज को, पोइटिक डिक्शन को बायोग्राफिया लिटरेरिया में क्रिटिसाइज किया है। तो ये था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करें पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।